जी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी वो केमिकल्स जो पूरे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को इनिशिएट भी करते हैं और रेगुलेट भी। अब देखें, हमारे पास मीडिएटर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि बंदा परेशान हो जाए, लेकिन असल में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि यही ड्रग्स डेवलपमेंट की बुनियाद है। वही एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो आज हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले समझें कि ये मीडिएटर्स आते कहां से हैं। दो बड़े सोर्सेज हैं। सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स, यानी वो जो लोकल सेल साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर बनाते हैं। कुछ तो पहले से ग्रैन्यूल्स में स्टोर होते हैं, जैसे अमीन्स, ये फौरन रिलीज हो जाते हैं। कुछ स्टिमुलस मिलने पर डिनोवो सिंथेसिस से बनते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिएंस, साइटोकाइंस। मेजर सेल्स कौन सी हैं? मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, एंडोथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स ये मेनली लिवर में बनते हैं और ब्लड में इनएक्टिव प्रीकर्सर्स की शक्ल में सर्कुलेट करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो ये कैस्केड की सूरत में एक्टिवेट होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब एक बात याद रखें, एक्टिव मीडिएटर्स हमेशा स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बनते हैं। मिसाल, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स या नेक्रोटिक सेल डिब्रीस। ये सिस्टम इसलिए है ताकि इन्फ्लेमेशन बिलावजा एक्टिवेट ना हो, सिर्फ तब हो जब जरूरत हो। और एक और खास बात, ज्यादातर मीडिएटर्स शॉर्ट लिव्ड हैं, या तो जल्दी डिके हो जाते हैं, या एंजाइम्स इन्हें इनएक्टिवेट कर देते हैं, या स्कैवेंजर्स इन्हें न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ये बिल्ट इन कंट्रोल है ताकि इन्फ्लेमेशन ओवरशूट ना करे और टिश्यू को अननेसेसरी डैमेज ना हो। तो समरी ये हुई, मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन के सोल्जर्स हैं। कुछ लोकली सेल्स रिलीज करते हैं, कुछ प्लाज्मा से आते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड हैं, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही बनते हैं और यही रेगुलेट करते हैं कि इन्फ्लेमेशन कब स्टार्ट हो और कब एंड। जी तलबा, बात करने जा रहे हैं वेसोएक्टिव अमीन्स के बारे में। ये वो मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के बिल्कुल शुरू में रिलीज होते हैं और वैस्कुलर चेंजेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आता है हिस्टामीन। याद रखें, हिस्टामीन है मेजर वेसोएक्टिव अमीन। ये पहले से स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है मास्ट सेल्स के ग्रेन्यूल्स में, साथ साथ बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स में भी। जैसे ही ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हिस्टामीन फौरन रिलीज हो जाता है। इसलिए ये इन्फ्लेमेशन के सबसे पहला मीडिएटर है। अब सवाल ये है, हिस्टामीन ज्यादा कहां से आता है? आंसर है मास्ट सेल्स। और मास्ट सेल्स कहां बैठे हैं? कनेक्टिव टिश्यू में, बल्कल ब्लड वेसल्स के पास। अब ये मास्ट सेल्स डिग्रैन्युलेट कब करते हैं, यानी हिस्टामीन रिलीज कब होता है? कई सिचुएशंस में। सबसे अहम है आईजीई एंटीबॉडीज का बाइंड होना मास्ट सेल्स पर। ये इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन का मैकेनिज्म है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स C3A और C5A, जिन्हें एनाफाइलाटॉक्सिन्स कहते हैं, भी हिस्टामीन रिलीज करवाते हैं। तीसरा, फिजिकल इंजरी जैसे ट्रॉमा, कोल्ड या हीट। उसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड्स, मिसाल सब्सटेंस पी, और साइटोकाइंस जैसे IL-1, IL-8 भी हिस्टामीन को रिलीज करा सकते हैं। अब इस हिस्टामीन का एक्शन क्या है? हिस्टामीन कॉज करता है आर्टेरियल्स की डायलेशन और वेन्यूल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज, यानी ज्यादा ब्लड फ्लो और ज्यादा लीकेज, नतीजा स्वेलिंग और रेडनेस। अब मैकेनिज्म क्या है? हिस्टामीन बाइंड करता है H1 रिसेप्टर्स जो माइक्रोवास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स पर होते हैं। इसलिए जो ड्रग्स हम एलर्जीज में देते हैं वो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, जिन्हें हम एंटीहिस्टामीन्स कहते हैं। लेकिन याद रहे, हिस्टामीन स्मूथ मसल को भी कंट्रैक्ट कर सकता है, मगर ब्रोंकोस्पैज्म के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडिएटर्स हैं। ल्यूकोड में आएंगे। आस्मा में असल कल्प्रिट यही ल्यूकोट्रीन्स हैं। अब आ जाते हैं दूसरे वेसोएक्टिव अमीन तरफ, सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। ये भी प्रीफॉर्म्ड मीडिएटर है और मेनली प्लेटलेट्स और कुछ न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स में पाया जाता है, मिसाल के तौर पर GIT में। इसका काम है वेसोकंस्ट्रिक्शन। मगर एक बात क्लियर रखें, सेरोटोनिन का इन्फ्लेमेशन में एग्जैक्ट रोल इतना वाज़ेह नहीं है जितना हिस्टामीन का है। सो समरी, हिस्टामीन मास्ट सेल्स का किंग मीडिएटर, रैपिड रिलीज, वेसोडाइलेशन प्लस परमिएबिलिटी। एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन का मेन प्लेयर। सेरोटोनिन मेनली प्लेटलेट्स में, वेसोकंस्ट्रिक्टर, मगर इन्फ्लेमेशन में अनक्लियर रोल। यह था हमारा आज का हिस्सा वेसोएक्टिव अमीन्स पर। जी तलबा, अभी हम बात करेंगे अराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स की। ये वो मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के दौरान वैस्कुलर और सेल्युलर रिएक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं।
अब सबसे पहले समझ लें कि ये मेटाबोलाइट्स बनते कहाँ से हैं। ये बनते हैं अराकिडोनिक एसिड AF से, जो कि एक टी कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये नॉर्मली मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में। जैसे ही इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई आए, चाहे साइटोकाइंस हों, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स हों या फिजिकल इंजरी हो, एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, फॉस्फोलिपेज A2, और ये एंजाइम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स से अराकिडोनिक एसिड को रिलीज कर देता है। अब ये AA आगे जाके दो मेजर एंजाइम पाथवेज में मेटाबोलाइज होता है। 1. साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। 2. लिपोक्सिजनेस पाथवे, ये ल्यूकोट्रीन्स और लिपोक्सिन्स बनाता है। ये सारे प्रोडक्ट्स कलेक्टिवली कहलाते हैं आइकोसिनोइड्स, और ये बाइंड करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पर जो मुख्तलिफ सेल्स पर मौजूद हैं। याद रखें, ये मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन के तकरीबन हर स्टेप को कंट्रोल करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGs की तरफ। ये बनते हैं मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और बहुत सी दूसरी सेल्स में। इनका काम है इन्फ्लेमेशन के वैस्कुलर और सिस्टेमिक रिएक्शंस को रेगुलेट करना। ये बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम्स SCOX1 और COX2। SCOX1 ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है, यानी नॉर्मली हर टिश्यू में मौजूद है और होम्योस्टैटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे किडनी में फ्लूइड बैलेंस या GIT में म्यूकोसल प्रोटेक्शन। COX2 ये स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन के दौरान इंड्यूस होता है, यानी ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं। अब नेम्स पर गौर करें। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के नाम लेटर्स और सबस्क्रिप्ट से रखे जाते हैं, जैसे PGD2, PGE2 वगैरह। इन्फ्लेमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है PGD2, मास्ट सेल्स का मेजर प्रोडक्ट। PGE2 दोनों कॉज करते हैं वेसोडाइलेशन और इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, नतीजा एडिमा। साथ साथ PGD न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट भी करता है। TXA2, थ्रोम्बोक्सेन A2, ये बनता है प्लेटलेट्स में, स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर और प्लेटलेट एग्रीगेटर है। याद रखें, ये क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। प्रोस्टासाइक्लिन, यह बनता है वैस्कुलर एंडोथेलियम में। ये बिल्कुल अपोजिट है TXA2 के, ये वेसोडाइलेटर है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। अगर TXA2 और PGI2 में इम्बैलेंस आ जाए तो कोरोनरी और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस अर्ली स्टेज पर हो सकता है। PGE2 का एक और बड़ा काम है पेन और फीवर कॉज करना। यही वजह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन और फीवर की पैथोजेनेसिस में शामिल हैं। ल्यूकोट्रीन्स अब आते हैं ल्यूकोट्रीन्स पर। ये बनते हैं ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स में एंजाइम लाइपोक्सिजनेस के जरिए। सबसे पहले बनता है LTA4। ये आगे जाके दो रूट्स पर जाता है। LTB4 न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बनाते हैं। ये पावरफुल कीमोटैक्टिक एजेंट है और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करता है। LTC4, LTD4, LTE4 ये मेनली मास्ट सेल्स बनाते हैं। इनका काम इंटेंस वेसोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पैज्म यानी एस्मा मेजर रोल, और वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करना, यानी ल्यूकोट्रीन्स इन्फ्लेमेशन और स्पेशली एस्मा के स्ट्रॉन्ग मीडिएटर्स हैं। लाइपोक्सिन्स अब एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप, लाइपोक्सिन्स। ये भी लाइपोक्सिनेस पाथवे से बनते हैं, लेकिन इनका काम ऑपोजिट है, यानी यह इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं। कैसे? ये इनहिबिट करते हैं न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस और एडहीजन, मतलब ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट को रोक देते हैं। ये तब बनते हैं जब न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब रिसर्च में कुछ और मीडिएटर्स भी डिस्कवर हुए हैं, जैसे रिजॉल्वेंस, जिनका काम है एक्टिव फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करना। यहाँ भी रिसर्च का हॉट टॉपिक, फार्माकोलॉजिक इनहिबिटर्स अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। चूंकि ईआइकोसिनोइड्स इन्फ्लेमेशन के बड़े प्लेयर्स हैं, तो इनको टारगेट करने वाली कई ड्रग्स बनी हैं। 1. साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर्स, जैसे एस्पिरिन, इबुप्रोफेन। ये COX1 और COX2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बंद, पेन और फीवर कम। एस्पिरिन यूनिकली COX को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। Selective COX2 इनहिबिटर्स स्पेशली इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को टारगेट करते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है, ये प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 को भी कम कर देते हैं। रिस्क बढ़ जाता है थ्रोम्बोसिस का। इसीलिए ये आर्थराइटिस वगैरह में यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ इन पेशेंट्स में जिनमें सीवी रिस्क न हो। 2. लिपोक्सिजनेस इनहिबिटर्स, जैसे जिल्यूटॉन, ये ल्यूकोट्रीन्स की सिंथेसिस ब्लॉक करता है, एस्मा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। 3. कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं जो COX2, फॉस्फोलिपेज A2 और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस IL-1, TNF सबकी ट्रांसक्रिप्शन कम कर देते हैं। 4. ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स, जैसे ज़ैफरलुकास्ट, ये ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर्स ब्लॉक करते हैं, इसलिए एस्मा और एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। समरी टाइम,
AA मेटाबोलाइट्स आइकोसिनोइड्स इन्फ्लेमेशन के हर स्टेप में शामिल हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, vasodilation, vascular permeability, pain, fever. Leukotrienes, bronchospasm, vascular leakage, chemotaxis. Lipoxins, inflammation resolve करते हैं. Drugs, NSAIDs, corticosteroids, leukotriene inhibitors, clinical importance. ये था पूरा लेक्चर arachidonic acid metabolites पर